और जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन पेशेंस जो है सर वो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होती है। सबको एक तरह मतलब एक जैसा सक्सेस नहीं मिलता, सबके सक्सेस के जो डोर्स होते हैं वो यस। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लेकिन आप अपने सक्सेस का वेट करिए, अपने टाइम का वेट करिए और अपने ऊपर बिलीव रखिए सर। और अपने फैमिली का मतलब हमेशा सपोर्ट है, उनको थैंक्स कहिए। अपने फैमिली के लिए हमेशा ही अपने फैमिली का इम्पोर्टेंस जो है हमेशा समझिए सर। हेलो एवरीवन, मीट दी चैंपियन के इस एपिसोड में आज हमारे साथ है सुनैना खेमका, जमशेदपुर झारखंड से। सुनैना ने द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सीएमए फाइनल एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 3 अचीव की है। अभी हाल में ही सुनैना ने वेदांता लिमिटेड में एज ए सीएमए मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में ट्रेनिंग ज्वाइन की है। आज हम सुनैना से उनकी सक्सेस जर्नी और एग्जाम के लिए बनाई गई स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। वेलकम टू द शो सुनैना। Thank you so much, sir, for inviting me in your channel and giving me an opportunity to advise and suggest the future professionals. Thank you, sir. एंड सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको इस सीएमए कोर्स के बारे में कहाँ से पता चला, और जब आपने ज्वाइन किया था तब आपने क्या सोचा था। सर, मुझे ये कोर्स के बारे में मेरी फ्रेंड से पता चला था। शी वॉज द वन हु टेल मी अबाउट दिस कोर्स एंड उसने मुझे बताया कि शी इज जॉइन द सीएमए एंड इट इज अ कोर्स विच यू कैन मेक योर करियर ऑन। एंड फ्रॉम हर आई गॉट टू नो अबाउट सीएमए और मैंने फिर सीएमए करने के डिसाइड किया। और जब मैंने सीएमए में ज्वाइन किया तब तो मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता था कि मतलब सीएमए में कितने लेवल्स है, क्या क्या है। लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप्स मुझे सब पता चला सर। और सीएमए करने से पहले आपकी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी। सर मैंने उस टाइम 12th क्लियर किया था अपना और मैंने अपने ग्रेजुएशन में एनरोल करवाया था। तो सीएमए ज्वाइन किया आपने, सीएमए के लिए जब एग्जाम्स आने थे तो क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई, तो वो स्ट्रेटजी आपको एग्जाम क्लियर करने में और ऑल इंडिया रैंक अचीव करने में आपको मदद की। यस सर। सर स्ट्रैटेजीज एज सच की मुझे कंसिस्टेंसी, मुझे एक ऐसा चीज लगा जो मेरे थ्रू आउट द जर्नी की सीएमए की जर्नी में मेरे साथ थी। मेरा इंटरमीडिएट में मेरा रैंक नहीं था सर, बट इन इंटरमीडिएट ऑल्सो आई प्रिपेयर्ड फॉर द रैंक। यस। बट समहाउ मेरे ही प्रिपरेशन में कुछ लैक था कि जो मुझे इंटरमीडिएट में मुझे रैंक नहीं मिला। तो उन सब चीज़ को मैंने फिर से इवेल्युएट किया, एनालाइज किया कि क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे छूट गई। जैसे सर अगर मैं थोड़ी बात करूं डिटेल्स में तो हमें सबको पता है कि हमें अपनी आईसीएमआई की मॉड्यूल को अच्छे से गो थ्रू करना यस। चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी सर हम क्या करते हैं कि बहुत सारे रेफरेंस बुक का हेल्प लेने के चक्कर में अपने जो बेस मटेरियल है उसको इग्नोर कर देते हैं। यस। तो उसको मैंने फिर फाइनल में अपने आप को रिक्रिएट किया और अपने आप को मिस्टेक्स को मैंने अपने सुधारा कि मैंने अपना जो बेस बनाया था फिर सर उसको सीएमए के मटेरियल से ही बनाया था। और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि क्या आपकी फैमिली में कोई सीए सी या सीएमए मेंबर था या रिलेटिव था जिसने आपको इस जर्नी में गाइड किया या आपको बताया कि कैसे कैसे आपको स्ट्रेटजी बनानी है। तो सीएमए तो मैं अपनी फैमिली में मतलब जितने भी मेरे रिलेटिव्स है पूरे फैमिली में मैं फर्स्ट हूँ। ओके। बट सीए सर मेरे फैमिली में है पहले भी। तो उनके गाइडेंस मुझे मिली, सजेशंस मिले कहाँ से कैसे है मतलब सब कुछ। तो बहुत क्लोज मेंबर्स में नहीं है लेकिन रिलेटिव्स में से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। और हम देखते हैं कि जब एग्जाम आता है तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या स्ट्रेटजी बनानी टाइम को लिए, कितना स्लीपिंग में देना है, कितना हमें डेली रूटीन एक्टिविटीज में देना है, तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की। सर उसके लिए मैं सबसे पहले अपने फैमिली को ही थैंक यू कहना चाहूंगी कि उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि उन्होंने मुझे कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि टाइमिंग के लिए कि आपको इतने देर ही पढ़ना है, उसके बाद आपको ये सब मतलब दूसरे दूसरे काम भी करने हैं। इस यस। चीज़ के लिए मुझे फैमिली सपोर्ट हमेशा से ही मिला है सर कि आपको जब नींद आए तो आप सो सकते हैं, जब आपका पढ़ने का मन करे तब आप पढ़ सकते हैं। तो सर मेरा था कि मैं मतलब दिन में नहीं मतलब मॉर्निंग में जल्दी नहीं पढ़ पाती थी, मैं लेट नाइट पढ़ लेती थी। तो मैं लेट नाइट पढ़ के उसके बाद मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो जाता था उठने में। उसके बाद अपने जो दिन की सारी चीजें थी उसको करने के बाद मेरा जो मैक्सिमम टाइम था सर वो स्टडीज के लिए था। तो ऐसा मेरा बहुत फिक्स टाइमिंग नहीं था। यस। लेकिन अपने अपने कामों को करने के बाद मेरा जो टाइम बचता था सर मैं वो मेरे पढ़ाई पर ही जाता था। और एक ऑल इंडिया रैंकर की हम जानना चाहेंगे आंसर राइटिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी थी, आंसर राइटिंग क्या कैसे प्रैक्टिस करते थे आप। सर आंसर राइटिंग ये सर ये एक बहुत ज्यादा इग्नोरेबल चीज है कि हम पढ़ तो लेते हैं, यस। रिवाइज भी कर लेते हैं। लेकिन इस गैप में जो 1.5 ईयर्स में मिलती है प्रिपरेशन के लिए, इसमें हम राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। तो इस चीज को मैं कहना चाहूंगी सारे स्टूडेंट्स को भी कि राइटिंग प्रैक्टिस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एट द एंड आपको मार्क्स लाने के लिए लिखना ही पड़ेगा। और सर मेरा जो प्रिपरेशन था वो मैंने ये किया था कि
मैं अपने जैसे थ्योरेटिकल में ही आपको बेसिकली ज्यादा आपको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तो मैं ये करती थी कि जो भी कंसेप्ट मैं समझती थी उसको मैं एटलीस्ट एक बार नाइट में एक क्वेश्चन को लेकर अपने लैंग्वेज में वो लिखने की कोशिश करती थी, क्योंकि ऐसा एग्जामिनर भी नहीं चाहते कि आप बहुत ज्यादा ही यस। लीगल लैंग्वेज यूज करें, लेकिन वो चाहते हैं कि आप टू द पॉइंट उस आंसर को प्रेजेंट कर सकें। ये सब तो आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब वो इम्प्रूव होती है राइटिंग स्किल, एक बार में एग्जाम में नहीं हो पाएगी, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से राइटिंग स्किल्स भी अपने आप में इम्प्रूव हो जाती है। और जो हमारे सीएमए के एग्जाम होते हैं उसमें हमने देखा इंस्टीट्यूट हमें स्टडी मटेरियल देता है, वो बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, कोचिंग के नोट्स बनाते हैं, सेल्फ नोट्स बनाते हैं, फिर एग्जाम में वो जो एग्जाम पेपर आता है वो ज्यादातर स्टडी मटेरियल से ही आता है। तो उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे आपने वो अपनी स्ट्रेटजी को उससे कोऑर्डिनेट किया? सर इसका मैं ये कहना चाहूंगी कि फाउंडेशन लेवल में तो सर कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। फाउंडेशन लेवल में तो जो सीएमए इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स है वो बहुत ही ज्यादा इनफ है। और इंटरमीडिएट के लिए भी मैं यही कहूंगी कि इंटरमीडिएट में भी जो हमें मटेरियल्स मिलते हैं यस। वो भी आप अगर उसको आप ले और अपने साथ अपने जहाँ से अगर आपने क्लासेस लिए हैं तो अगर आप उनके मटेरियल को रेफर कर रहे हैं और साथ में, लेकिन बेस आपका हमारा सीएमए का मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम में सर ऐसा भी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे बुक के आते हैं 8 8 मार्क्स में, 16 16 यस। मार्क्स में, सेम क्वेश्चन विथ सम मॉडिफिकेशन, वो सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बट फाइनल्स में मैं ये कहूंगी सर कि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे डायरेक्ट टैक्सेशन हुआ, हमारे लॉ हुए, यस। उसमें केस स्टडीज वगैरह हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं है, तो उसके लिए आपको केस स्टडीज प्रैक्टिस करने के लिए आप दूसरे बुक्स को रेफर कर सकते हैं, लेकिन बेस हमेशा अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही बना है। और कुछ पेपर आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, आपने कैसे उसकी प्रिपरेशन की? अ, जैसे कि सर हमारे बीच में एक ऑनलाइन एग्जाम हुआ था December 20 वाली बैच में, वो पूरी एमसीक्यू बेस्ड में हुई थी, तो सर उसमें उस टाइम हमने ये किया था कि आपको डिस्क्रिप्टिव हो या एमसीक्यू हो सर, पहले तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए माइंड में कि कोई भी सब्जेक्ट है उसका कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर है। उसके बाद सर अगर वो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपको उस टाइप का एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो हमारे एमसीक्यू में नहीं आ सकते। यस। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में नहीं आएंगे, तो वो चीज को आपको कट ऑफ कर करके वो चीज को आपको पढ़ सकते हैं। वो चीज से मैंने वो चीज ऐसे फॉलो किया था कि ये चीज तो आ नहीं सकता एमसीक्यू में, और उसके बाद मैंने अपने खुद भी ड्राफ्ट किया, अपने जैसे एक चैप्टर थी उसको अपने ड्राफ्ट करती थी एमसीक्यू यस। क्वेश्चंस में कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने हर चैप्टर की ये अपने अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, इससे रिवाइज भी हो जा रहा था और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जा रहे थे सर। और इंटरमीडिएट और फाइनल में आपने सेल्फ स्टडी और कोचिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे थे जो कोचिंग से प्रिपेयर किए, कौन से ऐसे थे जो सेल्फ प्रिपेयर किए? सर इंटरमीडिएट में मैंने 4 सब्जेक्ट जो थे वो मैंने सेल्फ स्टडी किए थे, और 4 सब्जेक्ट मैंने कोचिंग लिए थे। तो सर कोचिंग जो मैंने लिए वो मैंने डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन और लॉ के लिए थे इंटरमीडिएट में, और एक आपका सब्जेक्ट था सर ओएमएसएम करके। इन 4 सब्जेक्ट की क्लासेस मैंने ली थी इंटरमीडिएट में, बाकी सब मैंने सेल्फ स्टडी किया। और सर फाइनल्स में मैंने सबकी क्लासेस ली है, लेकिन सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कर लेते तब तक मतलब वो कोचिंग्स खाली लेना वर्थ नहीं है सर, सेल्फ स्टडी मैंडेटरी है सर हमेशा। यस। एटलीस्ट 3 2 मंथ्स की सेल्फ स्टडी बिफोर द एग्जाम इज मैंडेटरी सर। और जब हमारे एग्जाम होते हैं तो कंटिन्यू 8 9 डेज एग्जाम होते हैं बिना ब्रेक का, तो वो स्ट्रेस कैसे मैनेज किया कंटिन्यू एग्जाम्स का? सर एक्चुअली इंटरमीडिएट में मैंने बोथ ग्रुप्स एक बार में दिए थे और फाइनल्स में भी, यस। तो और जो मेरा सेंटर था सर वो 40 किलोमीटर था मेरे लोकेशन से, 30 40 किलोमीटर था, तो सब मेरे फैमिली मेंबर से एक जन हमेशा मेरे साथ जाते थे 8 दिन में रेगुलरली, कभी मेरे फादर, कभी मेरी मदर, कभी मेरी सिस्टर। यस। तो ये था कि सर एक तो मुझे एक सपोर्ट था कि मेरे साथ मेरे पापा भी वहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरे सेंटर के बाहर, तो उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है। और सेकेंड चीज सर स्ट्रेस का था कि अगर आप प्रिपेयर है तो वो नर्वसनेस जो है वो आपको थोड़ा, यस। एक नर्वसनेस सर सबको रहती है, लेकिन एक प्रिपरेशन अगर स्ट्रांग रहता है आपका तो आप थोड़ा सा अपने आप को काम कर सकते हैं कि आपको आता है, आपको आता है। और उस सेम। टाइम से आपका पॉजिटिव माइंड बहुत हेल्प करता था, क्योंकि आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस जो है, क्योंकि सब तैयारी सबने की है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो होता है वो अगर डगमगा जाए एग्जाम के जस्ट थोड़ा देर पहले तो वो सब कुछ गेम को चेंज कर सकता है। यस। ब्रेथ करना सर, अपने आप को वहाँ पे फोकस्ड रखना ही बहुत जरूरी है सर। क्योंकि कंटिन्यू एग्जाम्स में होता क्या, हम एग्जाम देकर आए फिर हमें थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए, और फिर उसके बाद हमें फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए पूरा रिवीजन करना है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो पहले से ही तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी होती होगी। तो मैंने क्या किया था कि ये चीज तो मुझे पता था कि मुझे बोथ ग्रुप्स देना है, तो मेरे पास ये सिचुएशन आई है कि मुझे बहुत कम टाइम मिलेगा प्रिपरेशन का एग्जाम देने के आने के बाद, तो मैंने ऐसा किया था कि हर सब्जेक्ट में मैंने 60% सिलेबस जो है ऐसे मतलब अपने प्रिपेयर कर लिए थे कि मुझे उसको एग्जाम के पहले से अगर मैं नहीं रिव्यू कर पाऊँ तो वो मेरे माइंड में वो मतलब मुझे याद है। और 40% सिलेबस ही जो था मेरा, मुझे 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 गो थ्रू करना है, जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे जो मुझे डिफिकल्ट लगते थे,
या फिर कुछ ऐसा था कि जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, Yes. उस चीज को मैंने पहले से ही प्रिपरेशन के टाइम से मैंने मार्क करके रखा था कि मेरा ये चीज नहीं छूटना चाहिए। तो सर इसके से आपका 50% आपका सिलेबस ऐसे ही रिड्यूस हो जाता है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें हम देखते हैं कि रिवीजन बहुत अहम रोल प्ले करता है, तो आपने कैसे रिवीजन किया, कितनी बार एक सब्जेक्ट को टाइम दिया? सर एटलीस्ट अगर मैं कहूँ तो मैंने 3 रिविजन्स तो किए हैं हर सब्जेक्ट्स के। यस। लेकिन मैं अगर ये कहूंगी कि खाली 3 रिविजन से अगर हर सब्जेक्ट का हो जाए तो ऐसा भी नहीं है सर। कोई कोई से टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबिलिटी नहीं आती है, कि आपको ऐसा लगता है कि आपको और रिविजन चाहिए। और कोई कोई टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिसको आपको 1-2 रिविजन के बाद आपको नहीं चाहिए कि तीसरा रिविजन उसमें रिक्वायर्ड है। तो अगेन सर मैं यही कहूंगी कि आपका जो प्रिपरेशन पीरियड होता है, जो 3-4 मंथ्स होते हैं बिफोर एग्जाम, जब आपका सिलेबस सब कुछ कंप्लीट हो चुका रहता है, तो उस टाइम का जो स्टडी रहता है सर वो बहुत ही क्रूशियल रहता है। उस टाइम आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको दोबारा रिवाइज करने हैं, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको दोबारा रिवाइज नहीं करना है। तो वो एबीसी एनालिसिस तो मेरे जो जर्नी थी उसमें मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को ऐसे ही बाइफरकेट रखा था, कौन कौन से किसमें किसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और कौन कौन से मेरे लिए हार्ड है। और कंटिन्यू स्टडी टाइम में कंटिन्यू स्टडी करते करते हम बोरिंग फील करने लगते हैं, तो उस टाइम आप अपने आप को कैसे एंटरटेनमेंट कर पाते थे, क्योंकि हमें सोशल मीडिया से भी अपने आप को दूर रखना है। तो क्या आप स्ट्रेटजी फॉलो करते थे कि आप अपने आप को एंटरटेन भी कर लें और टाइमली आप अपनी स्टडी फिर से एक्टिवेट कर लें? सर एक चीज तो मैंने अपने आप को क्या क्या रखा था कि जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक मैं कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट अपने नहीं क्रिएट करूंगी। और जो कि मैंने किया भी नहीं था सर। Yes. एग्जाम क्लियर होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद ही मैंने क्रिएट किया अपने जितने भी अकाउंट्स अभी है। तो वो चीज एक था कि मेरे अकाउंट्स तो नहीं थे, और मैं अपना टाइम जो था मैं अपने फैमिली से अपना मेरे फ्रेंड से भी इतने अटैचमेंट नहीं है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड ग्रुप नहीं है कि मैं उनसे बात करूँ। मेरा फ्री टाइम होता तो मैं अपने फैमिली पर जाती थी, मेरे पापा को सारी चीज शेयर करती थी Yes. कि मैंने ये चीज किया। और सर दूसरी चीज है कि एक मेडिटेशन सर, वो मेरे जर्नी में मुझे बहुत हेल्प किया सर। मैं हमेशा मेडिटेशन करती थी, और ये मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट भी करूंगी कि बहुत जन को ऐसा लगता है कि मेडिटेशन उतनी हेल्पफुल नहीं है, लेकिन एक बार कर लेने से वो जो कामनेस मिलता है मेडिटेशन से ना सर, वो दूसरा हम लोग को यूट्यूब वीडियोस वगैरह से इतना नहीं मिलता। तो वो मेडिटेशन करना सर मैं सजेस्ट करूंगी सबको सर। और यहाँ पर हम एक ऑल इंडिया रैंकर की हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे कि हॉबीज एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं एक पर्सन को बिल्ड करने में। सर माय हॉबीज इंक्लूड्स कि मैं ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करती हूँ। और हमें हमारे फैमिली ट्रिप ही ज़्यादा मोस्टली होते हैं, पर ईयर हम 2-3 फैमिली ट्रिप्स होती है हमारी। और सेकेंड चीज़ सब, मेरे पास एक बुक्स का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है कि मुझे नए नए बुक्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। कोई मुझे सजेस्ट करते हैं ये बुक्स बहुत अच्छा है तो उस बुक्स को भी मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। सोशल वेलफेयर में भी मुझे इंक्लूड होना बहुत पसंद है सर। मैंने पहले भी वॉलंटियरिंग किया हुआ है अपने कॉलेजेस और स्कूल्स में, और आगे मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो मैं जरूर करूंगी। ग्रेट। आगे आने वाले एग्जाम्स में सीएमए के बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू? पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा दूसरों पर डिपेंड ना हो कि मतलब वो जो कर रहे हैं शायद वो ही मेरे लिए भी बेस्ट हो। अपने आप को खुद एनालाइज करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे होती है कि जो मैं सबसे अलग कर रही हूँ, तो वो मैं अपने आप को डाउट करने लग जाती हूँ कि ये चीज सही है ये गलत है। अपने आप में फेथ रखिए, अपने आप में बिलीव रखिए, और अपने से ऑनेस्ट रहिए, जो भी आप कर रहे हैं उससे ऑनेस्ट रहिए। और बहुत ज्यादा फ्रेंड ग्रुप बनाना भी सही नहीं है, ऐसे बनाइए जो आपको हमेशा मोटिवेट करे और पॉजिटिव माइंडसेट दे। और सब बाकी तो आप सारे स्टूडेंट्स से ये है कि कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, ये सब होने चाहिए सर अपने सक्सेस में। और आपने इतनी हार्ड वर्क किया, परसिवरेंस शो किया, डिसिप्लिन दिखाया, और फिर एक ऑल इंडिया रैंक आई, उस समय आपका क्या रिएक्शन था? फैमिली के साथ आपने रिजल्ट देखा? सर जब ये रिजल्ट आई थी तो मैं अपने फादर और सिस्टर के साथ ट्रैवल ही कर रही थी, तो मेरे पापा ने गाड़ी रोकी, और फिर जब मेरी सिस्टर ने रिजल्ट देखा मेरा, तो शी शाउटेड लाइक माय सिस्टर बिकम द सीएमए, माय सिस्टर नाउ बिकम द सीएमए। एंड हम बहुत खुश थे। हम मेरी मम्मी को मैंने कॉल लगाया, मेरे भाई को लगाया, सब ऐसे हमारे सब घर में सब एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज, एकदम ऐसे सडनली हमारे साथ हुआ। फिर हम जब घर गए तो 1 घंटे बाद मुझे कॉल आई इंस्टीट्यूट से कि आई एम टॉकिंग टू सुनैना खेमका और नॉट। तो आई सेड यस मैम, यू आर टॉकिंग टू सुनैना खेमका ओनली। देन शी सेड सुनैना यू गॉट द AIR 3, congratulations। ग्रेट। एंड दैट वाज द मोमेंट सर, इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। मीन्स यस। कि वो मेरे लिए ऐसा मोमेंट था कि मैं उसको एब्जॉर्व करने में से मुझे 2-3 डेज लगे कि मुझे वो चीज़ को एब्जॉर्व किए। मेरे फैमिली में सब बहुत ज्यादा खुश थे सर। अभी आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिसेंटली ज्वाइन की है वेदांता लिमिटेड में, तो आगे के लिए क्या सोचा है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद? यस सर। आगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो हमें
ऑफिसर लेवल में हमें पोस्टिंग देंगे, तो उसी में अपने अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना है सर आगे। तो और सुनैना, इस प्लेटफॉर्म से हम आपका एक मैसेज जानना चाहेंगे जो आपको बच्चों को देना है, ताकि वो आपकी जर्नी को रिलेट कर पाएं, आपकी जर्नी को कनेक्ट कर पाएं, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। सर माय ऑल मैसेज टू द स्टूडेंट्स इज दैट कि अपने आप में बिलीव रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन पेशेंस जो है सर वो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होती है। सबको एक तरह मतलब एक जैसा सक्सेस नहीं मिलता, सबके सक्सेस के जो डोर्स होते हैं वो यस। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। लेकिन आप अपने सक्सेस का वेट करिए, अपने टाइम का वेट करिए, और अपने ऊपर बिलीव रखिए सर। और अपने फैमिली का मतलब हमेशा सपोर्ट है, उनको थैंक्स कहिए। अपने फैमिली के लिए हमेशा ही अपने फैमिली का इम्पोर्टेंस जो है हमेशा समझिए सर। आज आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात की, आपसे जाना आपकी सक्सेस जर्नी के बारे में, आपकी स्ट्रेटजी के बारे में। आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच सुनैना, एंड ऑल द वेरी थैंक यू बेस्ट सो फॉर मच योर सर। फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।